मैनू कोई कहे कि इस पेन ते ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो उहदे च हो सकदा असीं सोचीए भी लगा कौन रहा ग्रेविटेशनल फोर्स, पर जे आपां कहिए कि इस पेन ते ग्रेविटी लग रही है इट मीनस अर्थ लगा रही है जिते ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो क्लीयर होना चाहिए। फिर तुसी जदों यूनिट नंबर 4 सी वर्क पावर एनर्जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक टर्म पढ़ी सी कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे जो ਆਪਾਂ स्टेटमेंट लिखी सी दसी सी कि वो फोर्स जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क डन पाथ से डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल ते फाइनल पोजीशंस ते ही डिपेंड करता है ना। फिर तुहानू लिखाया सीगा कि इहदी एग्जांपल्स किहड़ियां वा याद रखनियां कि जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ते +2 दे विच पढ़ांगे इलैक्ट्रिक फोर्स, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हुण जदों असीं ये गल दिमाग च बिठा लई है कि इलैक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है ते ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो हुण आपां इत्थे नो डाउट सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बारे ही पढ़ना, बट बड़ा कुछ जिहड़ा इहदे बारे पढ़ांगे वो इलैक्ट्रिक फोर्स दे नाल भी इक्वली एप्लीकेबल होएगा है ना। तो इस तरीके नाल आपां कंपैरिजन करते हैं। पर हुण जदों गल ये आ रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किदां करनी है, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स। कि अगर मैंने कोई कहे कि इस पेन पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करो तो फिर उसका आंसर कितना आएगा है ना। उसके लिए पुत्र बड़े आराम नाल गल सुनो, देखो एक्चुअली जिस गल ते असीं स्ट्रेस देनी है वो की है कि अगर आप तुहाडे सामने एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 ते आप दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m2, और अगर इन्हां दोनों दे विच डिस्टेंस है, दूरी है r, ये दो पार्टिकल्स है, तो इन्हां दो पार्टिकल्स दे विच कितनी दूरी है r डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स है। तो मैनू कोई कहे कि क्या फर्स्ट पार्टिकल ते ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, लग रही है, कौन लगा रहा सेकंड पार्टिकल। जे कोई कहे सेकंड ते फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा फर्स्ट पार्टिकल। ते अगला सवाल यह है कि ये फोर्स कैलकुलेट करो, ठीक है। हुण इत्थे तुहाडी जिहने हेल्प करनी है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्हें हेल्प करना, हुण फार्मूला की यूज करना तो आप रिजल्ट भी लिखना वा कि ध्यान दियो पुत्र बाद चो लिख लियो। अगर तुहाडे सामने दो पार्टिकल्स है m1 m2, तो दोनों ने आपस च एक दूसरे ते की लगानी है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ देयर मासेस। तो वो जिहड़ी फोर्स लगनी है उन्होंने कैलकुलेट करने का तरीका की है जी इतने की है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसके बारे में मैं दसना तुहानू m1 m2 by r²। हुण ये जिहड़ा फार्मूला है इहनूं असीं कह दिंदे आ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये फार्मूला तुसी कदों अप्लाई करते हैं, जदों
लगा रहे ग्रेविटेशनल फोर्स उसनू कैलकुलेट करना सी। तो इस फार्मूला नू गल हुण सुनियो थोड़ा जा, जदों मैं ये फार्मूला तुहाडे सामने लिख रहा वां तो इत्थे m1 की है फर्स्ट पार्टिकल दा मास। इत्थे हाले वर्ड पार्टिकल, पार्टिकल दा मतलब भी इन्हां दा अपना साइज नेग्लिजिबल है ना। तो m2 सेकंड पार्टिकल दा मास है, r दोनों पार्टिकल्स दे विचली दूरी है, और g कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिखा गया जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है 6.67 into 10 raised to power -11। ठीक जी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये स्मॉल जी नालों अलग है ना, सिंपल ही दस रहा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स्ड है हर जगह पे हर कंडीशन च, और ਇਹਦੇ यूनिट भी होएगा कोई ना कोई। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਦਾਂ, क्योंकि आप कैपिटल जी का यूनिट करना ना, तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ सामने इसका फार्मूला बन जाना ना F r² बाय न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर फीट, ये एसआई यूनिट आ गया। ठीक है, देखो बेटा जदों तुसी आ वाला फार्मूला लिख लिया, हुण क्वेश्चन जिहड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये है कि F जिहड़ी फोर्स है वो बेसिकली किहड़ी फोर्स है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो फोर्स फर्स्ट पार्टिकल ने सेकंड पे लगाई है या सेकंड ने फर्स्ट पे लगाई है। पर जे असी वेक्टर फॉर्म दे विच गल करिए तो ध्यान दियो, इधर आपां की कीता स्ट्रेट लाइन दे नाल दोनों पार्टिकल्स नू जोड़दा। हुण m1 ते फोर्स लगा कौन रहा, m2, और सानू ये याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल नू ग्रेविटेशनल फोर्स करके अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। मतलब m2 जिहड़ी फोर्स m1 ते लगाएगा तो वो इतना नजर आनी चाहिए है कि m1 m2 वाल अट्रैक्ट होए, मतलब और ਇਹਦਾ उल्ट m2 ਦੇ ਉੱਪਰ m1 ने ਜਿਹੜੀ फोर्स लगानी है ना, मतलब एक दूसरे ते ਜਿਹੜੀ फोर्स लगनी है ग्रेविटेशनल फोर्स वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि m1 m2 ਨੂੰ अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है, m2 m1 ਨੂੰ। तो इस फोर्स का अगर मैं नाम रख देना F12 तो आ वाली फोर्स है F21, तो इतना कह ਦਾਂਗੇ है ना। तो आ जेड़ा F कटिया ना ਆਪਾਂ ये बेसिकली की है F की है जेडी F12 फोर्स है या F21 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड, समझ आई गल। मतलब m1 ने m2 ते जितनी फोर्स लगानी है m2 ने भी m1 ते उतनी ही लगानी है, मींस जेड़ा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ਨੂੰ ओबे करता है। क्लियर? यस। सो इट मींस आज तो बाद अगर साडे सामने दो पार्टिकल्स होन ते उन्हां दे विच असीं ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी होए तां उस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने लई फार्मूला ये लगेगा, और दोनों के ऊपर जिहड़ी फोर्स लगनी है वो इक्वल बट ऑपोजिट होएगी। इत्थों ही पता लग गया कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ਨੂੰ ओबे कर रहा है।
क्लियर हो रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ते इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितना वा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिस्टेंस दे इंक्रीज करन नाल फोर्स डिक्रीज करेगी पर कितना करेगी ध्यान दो ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ F g m1 m2 r ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ r ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ तो r स्क्वायर ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ कि ग्रेविटेशनल फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ वेरिएशन कितना हो रही है कि अगर दो पार्टिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस डबल कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ फोर्स 1/4 रह जाएगी ਤੇ ਜੇ डिस्टेंस 3 टाइम्स कर ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ फोर्स 1/9 रह ਜਾਂਦੀ है तो डिस्टेंस ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਟਵੀਨ ਐਨੀ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ m1 और m2 ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਪੁੱਤ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ m1 m2 ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ हैं ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ m1 ਨੇ m2 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ m1 ਨੇ m2 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਈ f ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਵਾ कितना मैग्नीट्यूड है फार्मूला g m1 m2 by r square है ना ठीक होगी गल अच्छा हुन गल नु सुनो हुन इथे पुत्र एक गल होर ध्यान नाल रखनी जेडी समझ आनी चाहिए m1 और m2 ये जेडे दो पार्टिकल्स है इना दे विच जेडी जगह वा स्पेस है वो वैक्यूम भी हो सकदा भी कुछ भी नहीं है ते वो मीडियम भी हो सकता मतलब आ जेडे दो पार्टिकल्स है m1 और m2 इना दे विच जेडी जगह वा उत्थे पानी भरिया हो सकता है ना वैक्यूम भी हो सकता एयर भी हो सकती है पानी भी हो सकता है या कोई भी मटेरियल मीडियम हो सकता तो जेडी गल याद रखनी है कि जेडी ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स वो इस गल ते डिपेंड नहीं करती कि उन्हां दो पार्टिकल्स दे विच जेडी स्पेस है या जिस स्पेस दे विच वो दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो स्पेस वैक्यूम है कि वो स्पेस एयर है कि वो स्पेस वाटर है कि वो स्पेस कोई और मटेरियल मीडियम नाल फिल्ड है तो लिख लो लाइन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स is independent of the nature of surrounding medium is independent of the nature of surrounding medium surrounding medium पे depend नहीं करती ਇਹਦਾ मीनिंग समझ लगा ਇਹਦਾ मीनिंग पता ਕੀ है ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ क्वेश्चन आना वा लिखी लो स्टेटमेंट ताकि क्लैरिटी हो जाए ਤੁਹਾਨੂੰ two bodies क्वेश्चन बना लो two bodies having masses 1 kg and 2 kg are placed 1 meter apart in vacuum. Find the gravitational force between them. तो तुसी F केड़ा फार्मूला लाओगे
इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। आ फार्मूला लिख लेना तुसी इमीडिएटली। m1 कितना वा 1 kg, m2 2 kg, r सर 1 मीटर पुट करो फटाफट। f कितना आ गया सर 2g, g की वैल्यू बाद चो पुट कर दे रहोगे। 2 कैपिटल G आ गया, आ गया है ना। अच्छा हुन G की वैल्यू पुट करके आप न्यूटन च कन्वर्ट कर सकते हैं सारा कुछ। तो आप इथे लिखता 2, हुन लिखो हैं r1 है ना डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट, तो 13.34 into 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर। न्यूटन है ना, बाकी कटे गए फोर्स कटी है ना अपन 2g आ गया। अच्छा हुन इहदा बी पार्ट करो। if the above two bodies are placed one meter apart in water, find the gravitational force between them। हुन देखो पुत्र, हुन जेनू ता ऊपर मैं जी लाइन लिखाई ओदी समझ आई है, उन्हें तो आंसर फटाफट की लिख देना 2g रहना। कारण मासेस भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, ते मीडियम चाहे आले दुआले का बदल भी गया ना भी दोनों च फोर्स सेम ही रहनी है ना। तो आंसर 2g रहना। क्लियर है। अच्छा हुन बेटा ਇਹਦਾ मतलब देखो कि आ ਜਿਹੜੀ टर्म है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ਜਿਹੜੀ वैल्यू है ना वो इस गल पे डिपेंड नहीं करती कि ਜਿਹੜੇ दो मासेस है वो ਕਿਹੜੇ मीडियम च लाई कर रहे हैं, कि वैक्यूम च है कि पानी च है कि किसी होर मीडियम च है। क्यों? क्योंकि आ ਜਿਹੜੀ g की वैल्यू है ना नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इस करके ना कैपिटल G जिसका नाम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इट इज आल्सो नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो लिख लो एज, नोट करके लिख लियो, एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, as the value of capital G is independent of nature of surrounding medium, is independent of nature of surrounding medium, therefore it is also called universal constant। यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज आल्सो नोन एज, and Newton's law of gravitation is also known as universal law of gravitation। universal law of gravitation। क्लियर? यस। ਹੁਣ देखो बेटा ध्यान दो, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ पार्टिकल का मासेस दिते है m1 m2 डिस्टेंस दिता हुआ
ग्रेविटेशनल फोर्स कटनी है तो आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फार्मूला यूज किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। पर कई बार पता की होना कि अगर आप आर की गल करिए है ना, जो स्मॉल आर है, कि तुहानू मैं की दसिया कि स्मॉल आर है कौन, दो पार्टिकल्स दे विचली दूरी, ठीक है। पर हुण मान लो तुहाडे सामने सिचुएशन आ जाती है जिदा कि आ है एक स्फेरिकल बॉडी है, एक स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी का मास है कैपिटल एम, और इस स्फेरिकल बॉडी के सामने पोल नजदीक एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल है। गल समझियो, तुहाडे सामने की है एक स्फेरिकल बॉडी ते नाल कौन है, एक पार्टिकल, ते तुहानू कहा जांदा कि दसो इस स्फेरिकल बॉडी ने इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई है। यस, जिथे दो पार्टिकल्स आ गए, जिथे दो बॉडीज आ गई हैं, जिथे बॉडी पार्टिकल आ गया उथे ग्रेविटेशनल फोर्स होनी होनी। क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल का, हर बॉडी का मास है। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना बेटा, आ कौन है, एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। और आ कौन है, एक पार्टिकल है। ते आ जी स्फेरिकल बॉडी है तो आ उसका सेंटर है, ते कैपिटल आर स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है, ठीक है। इतने जड़े पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हुण गल नूं समझियो, ये जिहड़ा पार्टिकल है इस स्फेरिकल बॉडी दे बाहर है ना, बाहर ही है ना। तो अगर मैंने कोई कहे कि इस पार्टिकल पे दसो कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जे दो पार्टिकल्स होंदे है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कढने का फार्मूला की होना सी, G m1 m2 ओवर r स्क्वायर 4 की होना सी, दोनों पार्टिकल की दूरी। हुण इथे हाँ हुण गल सुनियो, ध्यान दियो, इथे पुत जिहड़ी बॉडी है ना वो स्फेरिकल बॉडी है, और ये मान के चलते हैं कि इस स्फेरिकल बॉडी के अंदर जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस है यूनिफॉर्म है। हुण जिहड़ी गल आपां 2-4 मिनट च 10-15 मिनट दे विच समझ रहे हैं, मतलब इस गल नूं न्यूटन नूं मैथमेटिकली प्रूव करने लई 20 साल लगे। मतलब आपां जिहड़ियां गल्लां याद कर लेने ना 2-4 मिनट च, उन्होंने 20 साल का टाइम लगा ये गल नूं प्रूव करने लई कि जे एक बॉडी स्फेरिकल है ते दूसरा पार्टिकल है, तो दोनों दे विच लगन वाली जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैलकुलेट कितना करनी है। तो तुसी इस स्फेरिकल बॉडी नूं ओदे सेंटर ते रखिया एक पार्टिकल मनना वा, ते तुसी सेंटर तो लैके पार्टिकल तक की दूरी नोट करनी है, ना कि सरफेस तो। फोर्स कितनी लगनी है, GMM बाय, मतलब जे तुसी पुत्र एक स्फेरिकल बॉडी और एक पार्टिकल दे विच निकालनी है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो तुसी फार्मूला ता वही बेसिक फार्मूला Gm1 m2 by r स्क्वायर ही लगना, पर r की लेना पार्टिकल ते स्फेरिकल बॉडी दे सेंटर वाली दूरी लेनी है, ठीक है। तेरे वर्ग का इंटेलिजेंट नहीं ना, तो समझ गया नेक्स्ट। और देखो हुण अगर हुण गल
गल सुनियो आ जेड़ा पार्टिकल है अगर मान लो इत्थे आ गया इत्थे दा मतलब पता की है स्फेरिकल बॉडी दे सरफेस ते है फिर हाँ फिर जेड़ा स्मॉल आर है वो केदे बराबर हो जाना हाँ रेडियस के बराबर क्यों क्योंकि उस वक्त पार्टिकल की दूरी सेंटर तो कितनी है जितना रेडियस तो वो गल आप समझने तो अगर बेटा वाटे कोल एक स्फेरिकल बॉडी है ना तो दूसरा एक पार्टिकल है ता हुन वो जेड़ा पार्टिकल है अगर वो स्फेरिकल बॉडी दे सरफेस दे ऊपर है तो फिर फोर्स कटन लई फार्मूला केड़ा लगना G दोनों का मास m1 m2 ते नीचे r स्क्वायर सेंटर और सरफेस दे विचली दूरी आ जानी ना क्योंकि पार्टिकल सरफेस ते लाई है इस तक कोई डाउट नहीं क्लियर है अच्छा हुन ये आपा की सीखिया एक काम किथे पता है ना जिदा मान लो एक अर्थ है एक असी है हुन अर्थ दे मुकाबले साडा जेड़ा साइज है वो पार्टिकल वर्गा ही है ना तो इस करके जे ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ ਆ ਵਾਲਾ ਲੱਗੂ है ना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ m ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਰਥ ਦਾ ਮਾਸ ਸਮਾਲ m ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਤੇ r ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ नहीं ये गल समझ आ गई तो 50% ग्रेविटेशन खत्म है समझ गए खत्म इन द सेंस कि काम सौखा ही है पर जे आ गल भूल गए ना आर नु कि आर की लेना फिर गड़बड़ होनी सारी अच्छा हुन देखो हुन पुत्र इसका कोई डाउट नो सर अच्छा एक गल और समझ लेनी है वो की है पर एक गल जेडी है ना ये सिर्फ स्फेरिकल मास ਲਈ है ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰॉड ਹੋਏ ਰॉड ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਔਰ ਰॉड ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਈਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ स्फेरिकल बॉडी ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ तो ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ स्फेरिकल बॉडीज है ये दो स्फेरिकल बॉडीज है बेटा उसके दो सेंटर से लेंगे फिर दोनों दे सेंटर्स ये दो स्फेरिकल बॉडीज है ना तो r केड़ा लेना पुत दोनों दे सेंटर f जेड़ा वा ग्रेविटेशनल फोर्स समझ आई गल इसमें ही m1 m2 लगा सकते हैं वो तो सिंपल ही है पुत्र m1 m2 ला लो कैपिटल m स्मॉल m लगा लो सर रनिंग आउट ऑफ टाइम तो अगर तुम्हारे सामने दो पार्टिकल्स है या एक स्फेरिकल बॉडी एक पार्टिकल है या दो स्फेरिकल बॉडीज है तो ਉਹਦੇ सोचना कितना वा ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ तो इसका कोई डाउट नहीं ਹੁਣ आ जाओ बेटा आ जाओ ਹੁਣ लिखो शेल थ्योरम ये बड़े काम दी थ्योरम है साडे शेल थ्योरम शेल थ्योरम दे विच एक है लिखो स्फेरिकल शेल
शैल समझते हैं ना, अंदरों खाली, स्फेरिकल शैल। एक सॉलिड स्फीयर होंदा ना, एक स्फेरिकल शैल है। हुण मान लो आ तुहाडे सामने एक बेटा स्फेरिकल शैल है। इसे शैल थ्योरम तो ये गल प्रूव हुई सी। तो स्फेरिकल शैल है, इस शैल का मास है कैपिटल एम, इस शैल का सेंटर है ओ, और इस शैल का रेडियस है आर। तो ये स्फेरिकल शैल है। हुण मान लो बेटा आ एक पार्टिकल है स्मॉल है, तो शैल थ्योरम कहती है कि अगर एक पार्टिकल स्फेरिकल शैल दे एक्सटीरियर पॉइंट ते, एक्सटीरियर समझते हैं बाहर, तो उस स्फेरिकल शैल ने उस पार्टिकल ते जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स लगानी है एफ, वो कैलकुलेट करते वक्त तुसी शैल नू एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करना, पर वो पार्टिकल शैल का कितने होना, शैल के सेंटर पे। मतलब कहना है भी एडी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट के बाद गल की निकली कि जदों भी तुसी स्फेरिकल शैल ते पार्टिकल दे विच ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो जेड़ा आर है वो की लेना, पार्टिकल ते शैल दे सेंटर दे विचली दूरी दा, है ना, वो लेना, है ना। ये गल आ गई ना होई, मतलब इथों वो वाला रिजल्ट आया सी जेड़ा आपां पहला डिस्कस कर रहे। पर ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ दो पॉइंट्स होर भी इंपॉर्टेंट है ਜਿਹੜੇ समझने हैं। तो इस वक्त ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ सामने डायग्राम बनाई गई है, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं की दसिया कि अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने एक शैल है स्फेरिकल शैल और दूजा एक्सटीरियर पॉइंट दे पार्टिकल है, इथे लिख लो एक्सटीरियर पॉइंट है, पता लग जाए ना एक्सटीरियर पॉइंट। तब तुसी पार्टिकल और शैल दे विच लगन वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करन लई जेड़ा फार्मूला यूज करना, उस फार्मूला च आर केड़ा लेना, पार्टिकल ते शैल दे सेंटर दे विचली दूरी लेनी है ना, उसदा स्क्वायर लेना ते शैल दा मास ते पार्टिकल दा। अच्छा हुन दूसरा केस है, जे साडा पार्टिकल, मैं इथों रब कर रहा, तो जे तुहाडा पार्टिकल आया तो इनू की कहूंगे ऑन द सरफेस, इनू की कहूंगे, तुसी दूजी डायग्राम बनानी हुन, है ना, ताकि थानू पता होए। पहला सी एक्सटीरियर पॉइंट लई, दूजी है ऑन द सरफेस। on the surface, हुन बेटा जेड़ा सरफेस है वो एक तरह नाल एक्सटीरियर पॉइंट वाला केस ही है ना, बाहरों आ रहे हैं हम, तो ਇਹਦੇ ਤੇ f कितनी होनी, सर जी m कैपिटल R बन जाना ना, इथे कैपिटल R आ जाना क्योंकि ਉਹਦਾ रेडियस है, हां क्योंकि पार्टिकल की दूरी है ना। पर हुन जेड़ा तीसरा केस है देखो, ये ऑन द सरफेस वाला केस ही, हुन लिखो इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट का मतलब जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ पार्टिकल है ना पुत, वो इथे है, शैल दे अंदर है ना।
तो शेल थ्योरम कहती है कि अगर कोई पार्टिकल स्फेरिकल शेल दे अंदर है, अंदर जिथे मर्जी होए, चाहे सेंटर ते होए चाहे सेंटर ते नहीं भी है, इथे होए सेंटर ते होए, जिथे मर्जी होए, ओदे ते लगन वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है। ठीक है, ये थ्योरम है, इस करके ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ रिजल्ट ਨੂੰ याद रखना, ਇਹਨੂੰ प्रूव नहीं करना ਆਪਾਂ। मतलब किसी भी स्फेरिकल शेल दे अंदर अगर एक पार्टिकल है, तो अगर मेरे को कोई कहे कि इस पार्टिकल ते शेल ने कितनी फोर्स लगाई, तो जीरो, उस शेल ने जीरो लगाई जिस शेल दे वो अंदर है ना। समझ आई गल? पर हुन फर्क समझियो, एक क्लियर हो गई गल। हुन इस गल नू बेटा अगर ਆਪਾਂ आगे कंटिन्यू करिए, देखियो इधर कोई भी शेल अपने एक्सटीरियर या सरफेस वाले पार्टिकल दे की करता, फोर्स लगांदा, पर कोई भी शेल अपने इंटीरियर पॉइंट ते पे पार्टिकल ते फोर्स नहीं लगांदा। हुन जदों इन्नी गल हो गई ते आपां नू समझ लग गई है, तो मैं तुहाडे सामने एक स्फेरिकल शेल जिसका सेंटर O1 है, रेडियस R1 है, मास M1 है, या जिसका सेंटर O है, रेडियस R1 है, मास M1 है, ये शेल है, दिस इज शेल। और अब एक शेल है, तो इसका मतलब आप की कहांगे, टू concentric spherical shells, two concentric spherical shells, इसका मास m2 है, रेडियस r2। भव्या यस सर। समझ आ रही? हाँ जी सर। विश्व चैतन्य पवनीत, ठीक है बेटा, इतना करो।